हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं नरेश भाटी आपका वेद दृष्टि ग्रुप पे स्वागत करता हूं। और आज हम हिस्ट्री में वैदिक एज हमने पढ़ा है और वैदिक एज के बाद अब अगला जो टॉपिक है हमारा बुद्धिज्म से होगा, बौद्ध धर्म से होगा। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी वैदिक कल्चर से जुड़ा हुआ एक छोटा सा टॉपिक और है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। क्लियर है? यस। तो अब तक हमने वैदिक एज में वेदास को पढ़ा, उसके बाद हमने ब्राह्मण टेक्स्ट पढ़े, उसके बाद हमने आरण्यकस पढ़े, उसके बाद हमने उपनिषद पढ़े, उसके बाद पुराण पढ़े, रामायण महाभारत। इन सारे ग्रंथों को, इन बुक्स को हमने वैदिक लिटरेचर को पढ़ा और फिर हमने वैदिक एज को टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। ऋग्वेदिक एज और लेटर वैदिक एज, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। और ऋग्वेदिक काल और उत्तरवैदिक काल दोनों का हमने कंपैरिजन किया और दोनों का हमने समाज देखा, सोसाइटी को देखा, ऋग्वेदिक काल और उत्तरवैदिक काल। फिर हमने दोनों जो टॉपिक हैं ये उनसे हमने फिर उनकी अर्थव्यवस्था देखी, फिर हमने समाज देखा, उनका धर्म देखा। ठीक है, इस तरह से हमने कंपैरिजन किया। और अब हम एक बार इनकी राजनीतिक व्यवस्था को और देख लेते कि ऋग्वेदिक काल में किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था थी और उत्तरवैदिक काल में किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था। क्लियर है इतना आपको? तो अब हम फिर से एक बार वैदिक एज, वैदिक युग या वैदिक काल, वैदिक एज, और इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अर्ली वैदिक एज और ऋग्वेदिक काल, दूसरा आपका हो जाएगा लेटर वैदिक एज, लेटर वैदिक एज, उत्तर वैदिक काल। ये आपका हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व, यानी बीसी, बिफोर क्राइस्ट। और ये आपका हो जाएगा 1500 बीसी से लेके 1000 ईसा पूर्व, यानी बिफोर क्राइस्ट। क्लियर है? तो अब हम यहाँ पे अर्ली वैदिक एज लोगों का हम पॉलिटिकल सिस्टम देखते हैं, उनकी राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम यानी राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था। क्लियर है यहाँ पे? तो हम ऋग्वेदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक तरह से कबीलाई समाज था, ट्राइबल सोसाइटी थी। ये अलग अलग कबीले थे, हर कबीले का एक मुखिया होता था, हर एक ट्राइब का एक चीफ होता था, मुखिया होता था, जो कबीले के सभी लोगों की रक्षा करेगा और क्या करेगा, कबीले की जो गाय हैं, जो पशु हैं, उनकी भी रक्षा करेगा। और कबीले के सारे लोग अपने कबीले में से किसी शक्तिशाली या किसी हष्टपुष्ट व्यक्ति को अपना क्या चुनते थे, नेता चुनते थे, या उसको एक तरह से कबीले का सरदार बनाते थे। समझ में आई बातें? जिसको राजन या राजा कहा जाता था, जो कबीले की तरफ से कबीले के लोगों की और कबीले के जो पशु हैं, जिनमें गाय बहुत महत्वपूर्ण थी, उनकी रक्षा करेगा। समझ में आई बातें? तो कबीले के सारे लोग अपने में से ही किसी कबीले के शक्तिशाली या किसी हष्ट पुष्ट व्यक्ति को अपना क्या चुनते थे, अपना मुखिया चुनते थे, यानी राजा चुनते थे। तो जो कबीले का सरदार होता था, जिसको कबीले का सरदार, कबीले का जो सरदार होता तो उसको राजन कहा जाता था या मुखिया। ठीक है? तो कबीला अपना राजा या अपना मुखिया या अपना सरदार खुद चुनते थे। वो लोग जो कबीले की तरफ से कबीले के लोगों की रक्षा करे, कबीले के लोगों के पशुओं की रक्षा करे,
समझ में आई बातें? तो जो कबीले का सरदार होता था उसको राजन या मुखिया कहा जाता था। क्लियर है इतना? और ये लोगों की रक्षा और लोगों के पशुओं की रक्षा करता था कबीले का जो सरदार होता था। यहाँ पे जो ये कबीले का जो सरदार है जिसको राजन कह देंगे हम, मुखिया बोल देंगे यहाँ पे, राजन मुखिया, चीफ जो होता था, ट्राइबल चीफ, राजन या मुखिया कह देंगे। तो ये जो कबीले का सरदार है इसके पास कोई सेना नहीं होती थी, कोई मिलिट्री नहीं है, कोई आर्मी नहीं है। समझ में आई बातें? इसके पास कोई सेना नहीं है, कोई आर्मी नहीं है, ठीक है। तो जब किसी दूसरे कबीले से लड़ाई हो जाती थी, फाइटिंग हो जाती थी, तो कबीले के जो भी पुरुष हैं, कबीले के जो भी मेल कैंडिडेट हैं, वो सारे लोग, नौजवान पुरुष या और भी जो पुरुष हैं, वो सब लड़ाई में हिस्सा लेते थे और कबीले के सारे पुरुष मिलकर अपने राजा या मुखिया के साथ दूसरे कबीले से जाकर लड़ते थे। तो कोई स्टेबल मिलिट्री नहीं थी या कोई स्टेबल आर्मी नहीं थी या स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, कोई सेना नहीं थी। क्लियर है इतना? दूसरी बात, राजा के कोई अधिकारी भी नहीं होते थे, ऑफिसर्स भी नहीं होते थे राजा के। समझ में आई बातें? हाँ जी। तो इस तरह से कोई टैक्स सिस्टम भी नहीं था, कर व्यवस्था भी नहीं थी यहाँ पर कोई कर व्यवस्था भी नहीं थी, कोई टैक्स सिस्टम भी नहीं था कि राजा टैक्स उगाए और राजा को हम अपने टैक्स दें, वो भी नहीं था। नो टैक्स सिस्टम, नो टैक्स सिस्टम, ठीक है, कर व्यवस्था नहीं थी यहाँ पर। हम अपनी मर्जी से जो राजा को दे देते थे, जिसको हम बलि या उपहार कहते हैं, राजा उसी से, या कबीले का सरदार जो होता उसी से वो संतुष्ट रहता था, उसी से वो संतुष्ट रहता था। क्लियर है? सेटिस्फाई हो जाता था। तो हम राजा को या कबीले के सरदार को क्या दे रहे हैं, उसको हम गिफ्ट देते थे या उसको हम उपहार देते थे। क्या देते थे? गिफ्ट या उपहार। लेकिन ये कंपल्सरी नहीं था, मतलब अनिवार्य नहीं था, ये अनिवार्य नहीं। समझ में आई बातें? तो मेरी मर्जी है, अगर मेरे पास में कुछ है तो मैंने कबीले के सरदार को गिफ्ट के रूप में कुछ दे दिया, कोई एक गाय दे दिया, मान लीजिए घी दे दिया, कुछ अनाज है तो अनाज दे दिया। अगर मेरे पास नहीं है तो कोई जरूरी या कंपल्सरी नहीं है कि मैं कुछ दूं। समझ में आई बातें? तो हमारी मर्जी के ऊपर था, ये कंपल्सरी नहीं था जो गिफ्ट या उपहार था, जिसको कई बार बलि भी कह देते थे। क्या बोलते थे? कई बार इसको बलि भी कह दिया जाता था। वो सैक्रिफाइसेस वाला अलग है, वो बलि अलग है, जैसे पशुओं की बलि दी जाती है या नर बलि दी जाती, वो अलग है। तो गिफ्ट या उपहार या इसी को क्या बोल देते थे, कई बार बलि कह देते थे, बलि। गिफ्ट या उपहार को क्या बोला जाता है? बलि कहा जाता है। तो इस तरह से बड़ा, एक तरह से हम देखते हैं तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था, कोई बहुत बड़ी राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी, कोई जटिल राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी, बड़ा कोई कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था, बड़ा सिंपल साधारण सा यहाँ पे एक तरह से राजनीतिक व्यवस्था थी। तो कबीले का जो सरदार था वो कोई एक बहुत बड़ा राजा के रूप में लोगों के साथ व्यवहार भी नहीं करता था। तो एक तरह से समानता क्या सिस्टम पे आधारित था। राजा अपनी मनमानी भी नहीं करता था, वंशानुगत सिस्टम नहीं था वैसे यहाँ पे कि भाई मैं कबीले का सरदार हूं या मैं राजा हूं तो मेरा बेटा बने, तो ऐसा नहीं। कई बार हटा भी दिया जाता था। अगर अच्छा काम कर रहा है तो ठीक है, और कई बार जो है तो उसके बेटे को भी बना दिया था। लेकिन कोई ऐसा नियम नहीं था कि भाई वंशानुगत ही चलेगा, ऐसा नहीं था। और राजा अपनी मनमानी भी नहीं कर सकता था। उस पर कंट्रोल लगाने के लिए, राजा पे कंट्रोल लगाने के लिए दो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे, दो राजनीतिक संस्थाएं थी जिनको कहा जाता है सभा और समिति। समझ में आ रही बातें? तो राजा पर कंट्रोल लगाने के लिए, राजा को नियंत्रण में करने के लिए, राजा अपनी मनमानी ना करे, अपने अनुसार या अपने मन से कुछ ऐसा काम ना करे जो जनता के खिलाफ हो। तो दो राजनीतिक संस्थाएं थी, दो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे या इंस्टीट्यूशन थे जो राजा पे कंट्रोल या उस पर नियंत्रण रखने का काम करते थे। दो राजनीतिक जो संस्थाएं थी उनको क्या कहते थे? अभी हम सिर्फ ये ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्लियर है? तो अब हम यहाँ पे देखते हैं
दो राजनीतिक संस्थाएं, सभा और समिति। सभा और दूसरी थी समिति। सभा और समिति, ये दो राजनीतिक संस्थाएं थी, सभा और समिति, जो राजा के ऊपर या कबीले के सरदार के ऊपर नियंत्रण लगाती थी, उस पर कंट्रोल करती थी कि वो अपनी मर्जी से जनता के खिलाफ कोई कार्य ना करे। समझ में आ रही बातें? क्लियर है? दो राजनीतिक संस्थाएं, सभा और समिति। अब सभा में कौन, इसके मेंबर कौन होते थे? इसके मेंबर होते थे बड़े लोग। ठीक है, बड़े लोग, एल्डर पीपल, बड़े लोग, एल्डर पीपल, ठीक है, या वृद्ध लोग, ठीक है, एल्डर पीपल। तो ये इसके मेंबर होते थे, वृद्ध लोग, बड़े पीपल, एल्डर पीपल, ठीक है। और दूसरी जो समिति थी, बड़े लोगों की सभा भी कहा जाता है इसको, ठीक है, काउंसिल ऑफ बिग पीपल, बड़े लोगों की सभा, जिसकी तुलना अगर हम देखें आज के रूप में, हम इसकी तुलना किससे कर सकते हैं? राज्यसभा से कर सकते हैं, राज्यसभा, ठीक है, जो उच्च सदन है, बड़ा सदन है। और समिति जो थी, ये आम जनता की सभा थी, आम जनता, कॉमन पीपल, इसमें आम जनता इसकी मेंबर होती थी, आम जनता, ठीक है। तो समिति किससे बनेगी मिलके? आम जनता। तो जो कॉमन पीपल है वो इस समिति के मेंबर होते थे, इसके सदस्य बनते थे, आम जनता, ठीक है। और ये जो सभा है ये बड़े लोगों की थी, वृद्ध लोगों की है, ये आम जनता की ही होती थी समिति। तो समिति का मेंबर कोई भी कॉमन पीपल, एक आम आदमी बन सकता था। तो ये समिति जो है आम जनता का रिप्रेजेंटेशन करती थी, आम जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। तो ये दोनों संस्थाएं मिलकर किस पे कंट्रोल लगाती थी? ये दोनों संस्थाएं मिलकर, ये दोनों संस्थाएं राजा के ऊपर कंट्रोल करती थी, ठीक है, नियंत्रण करेंगे राजा के ऊपर। हमारी बात है। और इस समिति की तुलना हम लोकसभा से कर सकते हैं। क्लियर है इतना? वोमेन्स को भी पॉलिटिकल सिस्टम में, वोमेन्स को भी इस जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, वोमेन्स को भी यहां पर क्या था? वोमेन्स को भी पार्टिसिपेट करने का राइट था, ठीक है। वोमेन, महिलाएं भी इसका, महिलाएं भी राजनीति में भागीदार होती थी, महिलाएं भी राजनीति में क्या करती थी? राजनीति में भाग लेती थी। वुमेन्स भी क्या है यहां पर? पार्टिसिपेट करेंगे, महिलाएं। हमारी बातें, सभा और समिति में महिला भी शामिल होती थी, मेंबर हो सकती थी। तो इस तरह से ये जो राजनीतिक व्यवस्था है, कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स व्यवस्था नहीं थी, कोई जटिल सिस्टम नहीं था, ठीक है। हमारी बातें। तो सभा बड़े लोगों की है, जिसकी तुलना आज हम राज्यसभा से कर सकते हैं। समिति आम जनता की होती थी, इसके मेंबर आम लोग होते थे, जो रिप्रेजेंटेशन करती थी आम जनता का प्रतिनिधित्व, जिसकी तुलना हम लोकसभा से कर सकते हैं। सभा और समिति ये कंट्रोल लगाती थी राजा के ऊपर। किसके ऊपर? राजा के ऊपर। वोमेन्स को भी पॉलिटिकल सिस्टम में, इन सभा समिति में भाग लेने का अधिकार था। तो ये थी इस टाइम पीरियड की राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम। हमारी बात है। अगर हम यहाँ पे जो प्रशासनिक इकाई थी, अगर एक तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन जो यूनिट थी, कहते हैं ना प्रशासनिक इकाई थी राजनीतिक व्यवस्था में, तो उनको इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। तो उनको थोड़ी देर बाद देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं ये वाला। तो इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये इस अर्ली वैदिक एज की राजनीतिक व्यवस्था है, ठीक है। अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था की। हमारी बातें, तो इधर हमने ये देखा, अब हम देख लेते हैं उत्तर वैदिक काल, इनका पॉलिटिकल सिस्टम,
राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था, जैसे कि आप जानते हैं हमने अर्थव्यवस्था को पढ़ा था वैदिक काल में, इकोनॉमिक सिस्टम को पढ़ा था, तो वहां पर हमने बताया था कि अर्ली वैदिक एज में, इस ऋग्वैदिक काल में जमीन का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था, ठीक है। और इस टाइम पीरियड तक आते आते उत्तर वैदिक काल तक, लेटर वैदिक काल तक आते आते जो लैंड है, जो जमीन है, वो काफी इंपॉर्टेंट हो गई थी। हमारी बातें, तो जो इधर कबीले का राजा होता था पहले, जो उस कबीले का जो सरदार था, जो मुखिया था कबीले का, जिसको राजन या राजा कहा जाता था, जो पहले एक कबीले पे एक तरह से रूल करता था, शासन करता था, ठीक है। अब यहां तक आते आते क्या हुआ, इस टाइम पीरियड में जो जमीन थी बहुत हो गई इंपोर्टेंस, एग्रीकल्चर के उससे भी, और एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एक राजनीतिक दृष्टिकोण से भी। तो यहाँ पर जो पहले कबीले का सरदार होता था, अब वो एक बहुत बड़े इलाके का राजा बन गया है। अब वो किस पे, जो कबीले का सरदार था यहां पर, अब वो क्या करने लगा है, एक बहुत बड़े क्षेत्र पर, बहुत बड़े क्षेत्र पर क्या करने लगा है, शासन करने लग गया, शासन करने लगा। तुम्हारी बात है, जो पहले कबीले का सरदार होता था, शासन करने लगा। He ruled over a large territory. He ruled over a large territory. उसने एक बड़े क्षेत्र पर शासन करना शुरू कर दिया, और एक बड़े क्षेत्र का वो मालिक बन गया, राजा बन गया, और उस पर कंट्रोल करता है, उस एरिया पे, और वहां पर रूल करता है। तो ही रूल ओवर ए लार्ज टेरिटरी। अब वो एक कबीले का सरदार ना होकर अब वो एक बहुत बड़े क्षेत्र का राजा हो गया, एक बहुत बड़े क्षेत्र को क्या कर रहा है, डोमिनेट करता है, वहां पे रूल करता है, शासन करता है। समझ में आई बातें? तो इस तरह से पूरा नेचर ही बदल गया। क्लियर है? समझ में आ रही बातें? और धीरे धीरे फिर यहां से अगर हम बात करें तो एक वंशानुगत राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत हो जाती है। धीरे धीरे फिर यहां से स्टेट बनने शुरू होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे कहते हैं ना किंगडम बनने शुरू हो जाते हैं, मतलब राजवंश या राज क्षेत्र बनने शुरू हो जाते हैं। समझ में आ रही बातें? हाँ जी। तो यहाँ से चीजें इस तरह से शुरू होने लगी, वंशानुगत राजनीतिक व्यवस्था भी शुरू हो जाती है। और जो पहले इधर सभा और समिति हुआ करती थी, अब सभा और समिति इतनी पावरफुल नहीं रही जो राजा पे कंट्रोल लगाए, क्योंकि उन सभा समिति के जो मेंबर होते थे वो अब राजा के अपने लोग ही उसके मेंबर होते थे, और राजा का ही वो पक्ष लेते थे। वो समझ में आ रही बातें? क्लियर यहां तक? और यहाँ पे पहले कबीला छोटा था, जनसंख्या भी कम थी, लेकिन अब यहाँ क्या है, कबीले की जनसंख्या बढ़ गई है, अब राजा किसी एक कबीले पे रूल कर नहीं रहा है, बहुत बड़े एरिया पे रूल कर रहा है। हमारी बातें, तो इस तरह से अब लोगों की डायरेक्ट भागीदारी तो नहीं हो रही है, ठीक है। और धीरे धीरे यहां से फिर वंशानुगत राजनीतिक व्यवस्था शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पर राजा जो पहले कबीले का इधर सरदार होता था, वो बहुत बड़े क्षेत्र का शासक हो गया, राजा हो गया। तो बड़े क्षेत्र पर वो क्या करने लगा, अब यहाँ पे अब बड़े क्षेत्र पर रूल करने लगा, अब बड़े क्षेत्र का वह राजा बन गए, बहुत बड़े क्षेत्र पर शासन करने लगा है, बड़े क्षेत्र का वो अब राजा बन गया, ना कि एक कबीले का। क्लियर यहां तक? और जो सभा और समिति थी, सभा और समिति, इनकी जो इंपोर्टेंस है, इनका जो रोल था, इनकी जो भूमिका थी, इनकी भूमिका बहुत कम हो गई, ठीक है। इनका रोल बहुत कम हो गया, इनकी भूमिका क्या हो गई, बहुत कम हो गई, इनकी भूमिका बहुत कम हो गई। या इनका जो रोल था, जो पहले ये इधर राजा पे या कबीले के सरदार पे कंट्रोल लगाती थी, वो कंट्रोल अब नहीं रहा इतना राजा के ऊपर, क्योंकि इन सभा और समिति के जो मेंबर थे वो राजा के ही लोग थे, राजा के अपने ही लोग क्या बन गए, अब सदस्य बन गए, राजा के अपने ही लोग क्या बन गए, इस इन सभा और समिति के सदस्य बन गए,
जो राजा की बात रखेंगे या राजा का फेवर लेंगे। ठीक है, और वोमेन्स को अब यहाँ राजनीतिक अवस्था में, पॉलिटिकल सिस्टम में वोमेन्स को या इन सभा समिति में वोमेन्स को एंट्री बंद कर दी। अब जो महिला हैं वो इसका सदस्य नहीं होती थी, महिलाओं की भागीदारी बंद कर दी। ठीक है, अब महिलाओं को राजनीति में जाने का अधिकार नहीं रहा, सभा या समिति में उनकी भागीदारी बंद कर दी गई। समझ में आ रही बातें? तो इस तरह से बहुत कुछ बदल गया यहां तक आते आते राजनीतिक अवस्था में। क्लियर है यहाँ पे? तो इसको एक बार नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये इस तरह की राजनीतिक अवस्था यहाँ पे है। ठीक है, और अभी भी राजा के पास कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, कोई एक बहुत बड़ी स्थायी सेना नहीं थी। ठीक है, स्थायी सेना नहीं थी, स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। अब यहां से कर व्यवस्था शुरू हो जाती है, टैक्स सिस्टम यानी कर व्यवस्था यहां पे शुरू हो गई। अब जो हम पहले बलि देते थे, यानी हम जो पहले अपनी मर्जी से राजा को जो गिफ्ट देते थे या उसको उपहार देते थे, अब राजा ने वो अपना अधिकार बना लिया, कंपलसरी कर दिया कि सबको अब क्या देना पड़ेगा, सबको अब उपहार या गिफ्ट कंपलसरी है, अनिवार्य रूप से देना ही होगा। तो यहीं से थोड़ी सी शुरुआत हो जाती है, कर व्यवस्था की यहां से स्टार्ट हो गई, शुरुआत हो गई। ठीक है, कर व्यवस्था की यहां से स्टार्टिंग हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। अब हमें राजा को देना ही पड़ेगा कर। ठीक है, तो हमारी बातें, और राजा का जनता के ऊपर बहुत ज्यादा एक तरह से प्रभाव जमाने के लिए, जनता पर अपना एक डर दिखाने के लिए, जनता ये समझे कि भाई हमारा राजा शक्तिशाली बहुत बड़ा है, तो राजा महाराजा यहाँ पे क्या करने लगे, बड़े बड़े यज्ञ हवन करने लगे, एक अपनी ताकत को दिखाने के लिए, अपनी पावर को शो अप करने के लिए। ठीक है, और दूसरे लोगों के एरिया पे कब्जा करने के लिए, जनता को ये दिखाने के लिए, डराने के लिए कि भाई राजा हमारा बहुत शक्तिशाली है। हमारी बातें, तो राजा अब यहाँ पर क्या करने लगे, बड़े बड़े यज्ञ हवन करने लगे, जैसे कि राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, ठीक है, वाजपेय यज्ञ। और धीरे धीरे अब समाज में फिर जो पुरोहित है, ब्राह्मण वर्ग हैं, पुजारी हैं, उनका भी महत्व बढ़ने लगा, वो बड़ी बड़ी दान दक्षिणा की कामना करने लगे। तो इस तरह से राजा और इन लोगों ने मिलकर, जो ब्राह्मण हैं, पुजारी हैं, पुरोहित हैं, इस तरह से इन लोगों ने आम जनता को एक तरह से अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की, और जो प्रोडक्शन था, जो उत्पादन था, उस पर अपना कंट्रोल या नियंत्रण लगाने की यहाँ पर वो कोशिश करते हैं। क्लियर है? तो ये इस तरह से यहाँ पर हमको चीजें देखने को मिलती। यहाँ पे एक अधिकारी था जो टैक्स वसूल करता था, जिसका नाम था भागदुक, भागदुक या भागदूत। ठीक है, जो जनता से कर वसूल करता था, भागदुक या भागदुक धुक। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? समझ में आई बातें? तो ये था यहाँ पे, इस तरह से इन लोगों का राजनीतिक सिस्टम, या कहें तो पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेने, नोट कर ले अपनी कॉपी में। तो अब हमने ये देख लिया, तो ये हमारे जो वैदिक काल का जो टॉपिक था, वैदिक काल का जो हमारा टॉपिक था, वैदिक एज या वैदिक काल, वो हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद में कुछ और इंपॉर्टेंट कुछ आपको लिखवा रहा हूं, जैसे कि कुछ नदियां थी। ठीक है, उनके पुराने नाम और नए नाम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नदियां हैं, मैं उनके नए और पुराने नाम लिख रहा हूँ, रिवर्स। समझ में आ रही बातें? कुरुमु, कुरुमु,
इसको कुर्रम कहते थे, कुरुमु, कुर्रम, कुरुमु, कुर्रम। कुछ नदियां हैं ये, कुरुमु, कुर्रम, कुरुमु, कुर्रम। स्वासतु, स्वात, ठीक है। गोमती, गोमल, अश्कनी, अश्कनी चेनाब, परुष्णी, अश्कनी चेनाब, परुष्णी, रावी, परुष्णी, रावी, अश्कनी चेनाब, परुष्णी, रावी। अश्कनी है ये, अश्कनी चेनाब, परुष्णी, रावी। गोमती, गोमल, स्वासतु, स्वात, कुरुमु, कुर्रम। विपाशा, व्यास, विपाशा, व्यास। शतुद्री, सतलज, शतुद्री, सतलज। क्लियर है? स्वासतु, स्वात हो गई। कुबा, काबुल, कुबा, काबुल। तो ये कुछ नदियों के नाम थे, ये पुराने नाम हैं, ओल्ड नेम है, और ये न्यू नेम है, नए नाम है। तो एग्जाम में इस तरह से कोई भी 4 नदियों के नाम दे देगा और आपसे कहेगा कि इसका मिलान करो, मैच करो। तुम्हारी बात है। कुरुमु, कुर्रम, स्वासतु, स्वात, गोमती, गोमल, अश्कनी चेनाब, परुष्णी, रावी, ठीक है, विपाशा, व्यास, शतुद्री, सतलज, कुबा, काबुल और वितस्ता, झेलम। वितस्ता, झेलम, वितस्ता, झेलम। ठीक है। कुछ इनमें से अफगानिस्तान, जैसे ये अफगानिस्तान में कुबल, काबुल, ये अफगानिस्तान में, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे, ये अफगानिस्तान में। बाकी ये 5 नदियां पंजाब में बहती हैं। जो सिंधु नदी है उसकी सहायक नदियां ये 5, सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम। तो इस तरह से कुछ इंपोर्टेंट नदियां हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, आती है। तो हमारी बात है। हाँ जी। और ऋग्वेद में गंगा यमुना का यानी जिक्र बहुत कम आया है। ऋग्वेद में गंगा जी का एक बार जिक्र हुआ है, ऋग्वेद में गंगा जी का ऋग्वेद में एक बार नाम आया है, और यमुना जी का उल्लेख 2 बार हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अभी जो ये ऋग्वेदिक काल के लोग थे वो सिर्फ ये हरियाणा तक या पंजाब तक ही सीमित थे। थोड़ा सा हरियाणा बस, या पंजाब हरियाणा और यहीं तक, थोड़ा सा पश्चिम उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहा होगा, बाकी उससे आगे नहीं थे। ठीक है। और सबसे अधिक बार जो नदी का जिक्र हुआ है ऋग्वेद में वो सिंधु नदी का जिक्र हुआ है। तुम्हारी बात है। सरस्वती नदी को ये नदी तमा कहते थे। सरस्वती नदी क्या कहते थे ये? सरस्वती नदी को एक नाम देते थे ये आर्य लोग, क्या बोलते थे इसको? नदी तमा। ठीक है। सरस्वती नदी को क्या कहते थे? नदी तमा कहते थे। एक सर्वश्रेष्ठ नदी कहते थे, एक सर्वश्रेष्ठ नदी कहते थे नदी तमा। तो सरस्वती नदी क्या कहते थे? नदी तमा कहते थे। सरस्वती नदी के किनारे बैठकर ऋग्वेदिक लोगों ने, आर्य लोगों ने, ऋषि मुनियों ने वेदों की, पुराणों की और जो भी बहुत सारा ग्रंथ है उनको लिखा। तो ये कुछ इंपोर्टेंट बातें थी नदियों से संबंधित। सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है? या सरस्वती नदी को माना है।
इसको नदी तमा भी कहा जाता है। और सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख होता है ऋग्वेद में? सिंधु नदी का। गंगा का एक बार जिक्र आया है, एक बार नाम आया, यमुना का 2 बार है। ठीक है, इससे पता चलता है कि वो लोग अभी गंगा यमुना तक नहीं फैले हुए, तो उससे उधर ही थे, पश्चिम की तरफ। तो हमारी बातें, तो ये कुछ इंपोर्टेंट नदियों के नाम इनको याद रखें। सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है? सरस्वती को। नदी तमा किसको कहा गया है? सरस्वती नदी को। हो गया इतना? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, यस। तो ये हमने कुछ नदियों के नाम यहाँ पे देखे हैं, कुछ नदियों के नाम देखे यहाँ पे हमने। कुछ बातें और मैं बता रहा हूं, जैसे कि अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 जुड़वा पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 जुड़वा पुत्रियां कहा गया है। तो इसको पूछा हुआ है, याद रखना, इसको लिख लेना। समझ में आ रही बात है? गाय को इन्होंने बहुत ज्यादा पवित्र माना है। ठीक है, और गायों को लेकर अक्सर लड़ाइयाँ होती थी। समझ में आ रही बात है? गविष्टि एक शब्द आता है, गविष्टि, गायों की खोज, गविष्टि। ठीक है, गविष्टि, गायों की खोज, सर्च ऑफ काउ। ठीक है, गविष्टि मतलब गायों खोज, सर्च ऑफ काउ। तो जो इस गविष्टि जैसे शब्द थे ना, इनको एक तरह से युद्ध के सूचक शब्द कहा गया है। युद्ध के सूचक शब्द इनको कहा गया है। तो हमारी बातें, इनको युद्ध के सूचक शब्द कहा गया। गविष्टि, गायों की खोज, अक्सर गायों को लेकर लड़ाई हो जाती थी, चुरा के ले जाते थे लोग। ठीक है, पणी एक शब्द आता है, पणी, जो व्यापारी लोग थे, धनी लोग थे, उनको पणी कहा गया। व्यापारी या धनी लोगों को क्या कहा जाता था? पणी कहा जाता था। ठीक है, धनी लोगों को या व्यापारी लोगों को पणी कहा जाता था। क्लियर है इतना? तो ये सारी चीजें इनको थोड़ा ध्यान रखेंगे। गाय के लिए एक और शब्द आया, अघन्या, मतलब जिसको गाय के लिए शब्द यूज होता है अघन्या, यानी गाय को मारा नहीं जा सकता। गाय को नहीं मारा जा सकता। अघन्य शब्द गाय के लिए यूज हुआ, जिसका मतलब होता है गाय को अघन्य कहा गया, मतलब उसको नहीं मारा जा सकता। अगर किसी को गाय ने मार दिया तो समझो उसे बहुत कड़ी या कठोर सजा मिलेगी या बड़ी सजा मिलेगी। अघन्य, तो अघन्य शब्द का मतलब है कि जिसको मारा ना जा सके। ये गाय के लिए यूज हुआ है। गविष्टि, गायों की खोज, सर्च ऑफ काउ। तो गविष्टि जैसे शब्द जो थे युद्ध के पर्याय माने जाते थे, युद्ध के सूचक होते थे। पणी, धनी व्यापारी होते थे, धनी लोगों को या व्यापारियों को पणी कहा गया है, जो अक्सर इन आर्य लोगों की गाय चुरा लिया करते थे। हमारी बातें, तो ये कुछ इंपोर्टेंट बातें थी। एक और ग्रंथ आता है मैत्रेयी संहिता। एक और ग्रंथ है मैत्रेयी संहिता। ठीक है, मैत्रेयी संहिता है, मैत्रेयी, इसको ऐसे करो, मैत्रेयी संहिता। ठीक है, अगन्य गाय की खोज, जिसको मतलब अगन्य गाय को मारा नहीं जा सकता है, गाय के लिए शब्द यूज हुआ है। गविष्ट गाय की खोज है, पणी धनी व्यापारी थे। और एक शब्द और आता है, एक ये बुक है मैत्रेयी संहिता। तो इसमें, ठीक है, इस मैत्रेयी संहिता में, इस मैत्रेयी संहिता में शराब और जुए के साथ पुत्री को एक तीसरी बुराई माना गया है। मैत्रेयी संहिता में 3 बुराइयों में पुत्री को भी शामिल किया गया है। शराब, ये भी एक बुराई माना गया है। जुआ, इसको भी बहुत बुरा माना गया, शराब को बुरा माना गया। और इसी तरह से
पुत्री को भी बुरा माना गया। तो जो 3 बुराइयां हैं, 2 ये हो गई शराब और जुआ, और तीसरी बुराई पुत्री। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो लोग थे पुत्र के जन्म पर खुशियां मनाते थे और बेटी के जन्म पर शोक मनाते थे, और बेटी को 3 बुराइयों में शामिल कर लिया गया। तो अगर यहां से क्वेश्चन आता है, इसको आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। हमारी बात है। एक शब्द आता है सीता। हल से जब खेत जोतते हैं, ठीक है, प्लो यानी हल से जब खेत को जोतते हैं, तो एक जो लाइन सी बन जाती है, उसको सीता कहा गया है, ठीक है। हमारी बात है, जिसको कहते हैं कूड या खूड, कूड, ठीक है। हल से जो रेखा बन जाती है, हल से बनी रेखा, हल से बनी रेखा को क्या बोल गया है? कूड कहा गया है। हल से बनी रेखा। तो सीता किसको कहा जाता है? जब हम हल जोतते हैं, हल चलाते हैं, तो उससे जो एक रेखा बन जाती है, एक लाइन से बन जाती है, जिसको कूड या हल से बनी रेखा कहा जाता है। तो सीता शब्द उसके लिए यूज हुआ है। तो हमारी बात है। तो ये कुछ इस तरह के इंपोर्टेंट शब्द थे जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो आपका टॉपिक है वैदिक काल, ये आपका कंप्लीट होता है। क्लियर है? यहाँ तक सभी को समझ में आई होंगी सारी बातें, और आपने अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ा होगा। और मैंने साथ ही साथ आपको ये भी बताता चला हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो आप इन सारी बातों को ध्यान से देखेंगे और याद रखेंगे। समझ में आ रही बातें? हाँ जी। अगर एक तरह से हम देखते हैं कि भाई जो अलग अलग कुछ प्रशासनिक इकाइयां थी, उनका एक बार ऑर्डर भी देख ले। चलो एक और थोड़ा सा कर लेते हैं, एक बार ऑर्डर और देख लेते हैं। जैसे सबसे छोटी इकाई को कुल कहा जाता था। सबसे छोटी इकाई क्या बोला जाता था? कुल, ठीक है। परिवार, कबीला, ठीक है, विष और जन। कुल, परिवार, कबीला, के बीच में एक और आएगा गांव और कल, गांव। तो इस तरह से ये कुछ प्रशासनिक इकाइयां थी। कुल, परिवार, कबीला, गांव, विष और जन। तो हमारी बातें। तो ये इस तरह से हमारी बातें। तो इनको कर ले। एक कुल है, एक कुल के लोग हैं, उनसे मिलके परिवार बनेगा, परिवार से मिलके कबीला बनेगा, कबीले से मिलके गांव बनेंगे, गांव से मिलके विश्व बनेगा, और फिर बनेगा जन। और जन से भी आगे जैसे उत्तर वैदिक काल में फिर शुरुआत हो जाती है, जन या जनपद के बाद फिर आता है राष्ट्र शब्द आता है, राष्ट्र, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रशासनिक इकाइयां थी, एक ऑर्डर था। तो आप याद कर लेंगे। जैसे कि अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं, कबीला, गांव, ठीक है। गांव, कुल, परिवार, कबीला, गांव, विश्व, जन और राष्ट्र। क्लियर है इतना? ठीक है। तो ये टॉपिक कब आपका कंप्लीट होता है?